और अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं हाँ तो आप ये जरूर एपिसोड देखें। क्या वाकई जो एक मिथ बनी है पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है सर? हम लोग ने एक ट्रेन पकड़ी है, बच्चा पैदा हुआ, उसको यहाँ से केजी पे बिठाया और वहाँ से उसको ना हमने ग्रेजुएशन पर निकाल दिया। हम जब पढ़ रहे थे तो हम लोग देखते थे ना इर्द गिर्द के यार उसका फलाने का मेजर इकोनॉमिक्स है, फलाने का मेजर बिजनेस है, तो बच्चे अक्सर कहते थे यार इसका स्कोप है, इसका आगे करेंगे क्या, आगे हमें जॉब्स कहाँ मिलेंगी। कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। सर इवन बच्चों को प्लांट्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। एक जेनेरिक सा कॉन्सेप्ट है कि जी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बस इसके बाद अल्लाह हाफिज है, उनको पता ही नहीं क्रॉप क्या है। हमने अगर एक ट्रैक्टर चलाना सीख लिया तो ट्रैक्टर ही चलाना है, अगर अब बाकी अगले काम के लिए बंदा एक और नवा लेके आओ। जाहिर है कि नाउमीद होने के लिए भी तो कोई वजह होनी चाहिए। यकीन करें कि जितनी नाउमीदी है इसके लिए कोई वजह नहीं। पाकिस्तान से अमेरिका जैसे मुल्क में हाथ धोने वाले साबुन जाते हैं। 5 लाख रुपए के अंदर काम कौन सा कर सकते हैं। अभी कर्ज साल कौम ने सिर्फ कर्जों का ही सोचना है। मैं चाहता हूँ कि नौजवानों के लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज बताएं जिसमें वो अपने लिए रोजगार तलाश करें। 10 पौधे लगा लो, उसको काट के पैक करना सीख लो। अट खराब भी हो जाएंगे तो दो तो चल पड़े। यार मैंने पहला सवाल आपसे इसलिए किया था कि कितनी सर लग रही है, तो आपने नहीं, इंशाल्लाह बहुत लगेगा। आप खुद से काम नहीं सीखेंगे, खुद से काम नहीं करेंगे तो आपको रोबोट रिप्लेस कर देगा। मेरे पास 1 लाख वजूहात हैं उम्मीद की। ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम, वी बॉट्स की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं मेहर सतार। मैं हूं अहद अहमद। आज हमारे जो गेस्ट हैं बहुत स्पेशल किस्म के गेस्ट हैं और हमारे बहुत बड़े भाई, प्रोफेशन से इंजीनियर, लेकिन जब काम के अंदर आए तो इतने धनी हुए कि हर चीज़ के लिए एक मशीन बनाना स्टार्ट हो गए। और मशीन बनाते बनाते उस सफर के अंदर ऐसा हो गया, खुशहाल पाकिस्तान के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मिशन सिर्फ एक है कि इधर के जितनी भी यूथ है और हर तरह के नौजवान या जो भी किसी भी एज ग्रुप का, उसको किसी ना किसी तरह एम्पावर किया जाए। उसके बाद देखा जाए तो फिर खुशहाली की दस्तक के नाम से किताब लिखी। उस दस्तक को इतनी कामयाबी से लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं कि हमें तो वाकई एक एजाज़ की बात है कि आज हमारे साथ मौजूद है। तो आज एक छोटी सी डिस्कशन बड़े लाइटर मोड में करेंगे। पाकिस्तान के जितने हालात में लोग, हर बंदा तंग है, उन हालात में कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं और पाकिस्तान कैसे वाकई खुशहाल बन सकता है। और अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं आहा, तो आप ये जरूर एपिसोड देखें। आपको इब्ने फाजिल कुछ ना कुछ आपको मुफीद मालूमात देंगे जिससे आप कुछ ना कुछ जिंदगी में कर सकेंगे, मे भी कुछ बड़ा कर लें। सर अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू प्लेयर जी, वालेकुम सलाम। सर। सबसे पहले तो सवाल, क्या वाकई ये जो एक मिथ बनी है पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है सर? पाकिस्तानी गरीब हैं, पाकिस्तान वाह वाह। और बिल्कुल भी गरीब नहीं है। तो कुदरत ने पाकिस्तान को इतना नवाजा है कि आपके जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं, थोड़ा सा अगर रिसर्च पेपर पढ़े उनके तो वो एक हसरत की निगाह से देखते हैं कि यार काश जो पाकिस्तान को दिया हमारे पास होता तो हम कहीं के कहीं चले जाते। लेकिन हमने कमाल मोहब्बत और शफ़क़त से और कमाल मेहरबानी से खुदा की जो अनायात हैं उनसे मुँह मोड़ा हुआ है, ऐसे ही। और हम ना उनको इस्तेमाल करते हैं ना उनको इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो इस वजह से हम गरीब हैं। हम बेसिकली जुगाड़िए सर बन गए। हम हर चीज़ में जुगाड़ लगाना चाहते सर हैं। ऐसे है, जुगाड़ लग जाए। मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली सबसे पहले आपने नई चीज़ें दरियाफ्त करनी होती। जो खुशहाली का रास्ता है वो तफक्कर की सीढ़ी से तय होता है। अच्छा, अब हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, अगर आप मुझसे पूछें तो वो लैक ऑफ थिंकिंग है। ना हमारा निज़ाम तलीम, ना हमारा सोशल स्ट्रक्चर, और ना ही जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है, और साथ में आप रिलीजन को भी डाल लें कि जो वो भी एक सेटअप है हमारा, उसके अंदर किसी में भी तफक्कर या एबनीशो या नई चीज़ या इबादत जिसको कहते हैं वो नहीं है। अच्छा, जब वो नहीं है तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन पे फिर काम कौन करे। हम लोग ने एक ट्रेन पकड़ी है, बच्चा पैदा हुआ, उसको यहाँ से केजी पे बिठाया और वहाँ से उसको ना हमने ग्रेजुएशन पे निकाल लिया। करना की है नहीं पता। तो सर कहीं भी रुक के किसी बंदे ने भी नहीं सोचा कि यार मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे बेहतर करूं। और इतनी छोटी छोटी मिसालें हैं। जिस सीज़न में या जिस साल में आप टमाटर जो है वो कूड़े के ढेर में फेंकते हैं, उसी साल आप इकॉनमी अपनी इंपोर्ट लिस्ट देख लें तो आप अरब रुपए का टमाटर का जो पेस्ट है वो इंपोर्ट कर रहे हो। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है जी। तो इसी तरह कोई 100,000 मसाले, मैंने वही कहा कि मैं दे सकता हूँ। तो वो तो आपके जो टमाटर तो फ्रूट मंडियों में आम रुल रहा होता है। सर मतलब मैं कहता हूँ जी, जो आप वेस्टेज भी है फ्रूट्स को even- देख लें, आप नट्स को देख लें, कुछ भी उठा के देख लें, आप अपनी इंजीनियरिंग सेक्टर को देख लें, यानी तमाम चीज़ों में। कपड़े में हम कहते हैं जी हमने कपड़ा प्रोसेस करना, जब से पाकिस्तान बना हम कपड़े में बड़े अच्छे हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। कपड़े में इस्तेमाल होने वाला एक भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो हम खुद बनाते हो।
यानी कि उसके लिए आपको रंग चाहिए, उसको किसी चीज़ का कोई कंसेप्ट मैं कल एक वीडियो देख रहा था इंडिया की जिसमें एक बंदे ने प्लास्टिक से टेक्सटाइल बना रहा है, हाँ जी हाँ जी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग सर, चल ये रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये इनोवेशन है ना। आपके पास एक मसला है, मसला क्या है कि जी आपके वो वेस्ट है, अब उसका सोल्यूशन क्या, उस पर गौर करें कि यार इसका क्या बनाएं। अब आप जब वो इंडिया को या दूसरी दुनिया को देखते हैं तो वो रिसाइकिल करते हैं चीज़ों को, उनसे भी इनोवेशन से नई प्रोडक्ट बनाते हैं, बड़ी महंगी महंगी चीज़ें, लेकिन वो जो सोचने का और इनोवेशन का जो प्रोसेस है ना वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब जो आप बात करते हैं जी कि जुगाड़ हमने लगाया या हमारा फेलियर क्या है, फेलियर ये है कि जो 1% क्रीम ऑफ द सोसाइटी है जिसने लीड करना होता है ना, जाहिर है कि आप 100% लोगों से तो नहीं कर सकते कि वो नए प्रोसेस ईजाद करें या नई चीज़ें ईजाद करें। तो 1-2% लोग जो हैं वो माशरे में इस काबिल होते हैं, ज़हीन होते हैं, जिन्होंने रास्ता दिखाना होता है और बाकी लोगों ने उनको फॉलो करना होता है। कुछ उनकी टीम बन जाते हैं, कुछ फॉलो करते। अब जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं जिन्होंने हमें रास्ता दिखाना था, वो बेसिकली ये उनका फेलियर, यानी कि हमारा जो यूथ है उसके पास कोई काम, उसके पास कोई रास्ता, कोई मशल है ही नहीं। अब वो वही बात कि वो जब माँ बाप उसको वो दाखिल करा देते हैं, वो ग्रेजुएशन में वो उसको होश आती है। अब आपके इतने बड़े इदारे में यूनिवर्सिटीज़ में जाने का इत्फाक होता है, ग्रेजुएशन पास करने की तकरीब है और वो जनाब पूछते हैं कि भाईजान मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो अब मैं क्या करूँ। तो भाईजान ये सवाल तो 8वीं में पूछने का ना कि आपने क्या करना है। आपका एटीट्यूड 5वीं से 8वीं तक तय हो जाना चाहिए और उसके बाद आपको 5वीं से 8वीं तक कोई ना कोई एक स्किल अडॉप्ट कर लेनी चाहिए और 10वीं के बाद तो आपको अर्न करना चाहिए। तो अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? नोबडी थिंक्स। आज तक किसी स्टूडेंट या उसके माँ बाप के दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आता कि यार ये बीए का फ़ायदा क्या, मुझे आपको ये एक फ़ायदा बता। ऐसे ही है। हम जब पढ़ रहे थे तो हम लोग देखते थे ना इर्द गिर्द के यार उसका फलाने का मेजर इकोनॉमिक्स है, फलाने का मेजर बिजनेस है, तो बच्चे अक्सर कहते थे यार इसका स्कोप है, इसका आगे करेंगे क्या, आगे हमें जॉब्स कहाँ मिलेंगी। लेकिन कभी ना हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैं अपनी बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको उस तरफ हमें लेके नहीं आए कारोबार की तरफ हम जाएं, बट हमें थ्योरेटिकल रखा कि आप जॉब्स की तरफ जाएं, आप नई चीज़ें क्रिएट करें। मतलब यूनिवर्सिटीज़ भी उस तरह से पॉलिश नहीं कर रही बच्चे को। सर जी वही तो मैं कह रहा हूँ, डिज़ास्टर कहाँ पे हुआ है? थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो तो स्कूलिंग ने देना था ना, तो वहाँ तो सिर्फ रट्टे की दौड़ है। ऐसे ही है। 99.9% तो नंबरों पे हम चले गए हैं रिप्रोड्यूस करके कॉपी पेस्ट। तो वो थिंकिंग कहाँ से आई? मतलब एक बर्डन है कि जी लेना, और उसको फिर ग्लोरीफाई किया, बड़े बड़े पोस्टरों पे तस्वीरें लगाई कि ये इतने परसेंट आओ जी हमारे पास। हमारा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हमारा इकोनॉमिक प्रोसेस को एक हाइप दे के, और एंड रिजल्ट जो है वो ये है कि आपके पास इस टाइम जो स्किल्स हैं वो डिप्लीट हो गए। हाल ये है कि किसी महकमे से अगर कोई बुजुर्ग बाबा रिटायर हो जाता है, उसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं। सर स्किल्ड लेबर कहाँ से आएगी आपके पास? सर स्किल्ड लेबर का कोई सिस्टम मैकेनिज्म बनाया ही नहीं ना हमने। आप देखें कि चलें जी इंडस्ट्री में बड़ी हाई स्किल चाहिए होती है यार, जो कॉमन सेंस या लोग जो आम चीज़ें हैं, प्लम्बर हो गया, मुझे बताएं कोई उसका कोई कोर्स है? इलेक्ट्रीशियन, वो भी इन्होंने फ्रिज सही करने वाले जो इलेक्ट्रीशियन जो ये होते हैं अपना रेफ्रिजरेशन वाले, वो बंदा जो 2-3 साल का रेफ्रिजरेशन का कोर्स या 1 साल का डिप्लोमा करके आता है, वो नट भी नहीं सही करने जोगा। और वो जो डिप्लोमा करके मेरे पास आते हैं ना लोग हमारे पास इंडस्ट्री में, हम उनसे पूछते हैं भाईजान आपने 3 साल का डिप्लोमा किया? वो कहते हैं जी वो दूर से खराद दिखाते हैं हमें कि ये खराद है। हालांकि डिप्लोमे का मकसद ये है कि आप उसको इस्तेमाल करें, चलाएं, उस पर काम करें, आपको मतलब स्किल पता लगे कि मशीन चलनी किस तरह। तो ये टोटल डिज़ास्टर है, यानी इंस्टीट्यूशनलाइज हमने किसी चीज़ को भी नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है, जो 2-3-4 सेक्टर होते हैं वो सब के सब में यही हाल है। ना कोई चीज़ बनानी आती है, यानी कि 250 किस्म की जो स्किल्स हैं मोटी मोटी, जिसमें आपको मैसनरी है। अब आप देखें ना इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, इतना आपको कोई इदारा मुझे बताएं जिसमें मैसनरी सिखाई जाती है। अच्छा चलो इसको छोड़ दें, आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं, किसी भी तालीमी अदारे में जो ये किसान होता है या जो फील्ड वर्कर है वो तैयार नहीं किया जाता। ऐसे ही है। कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। सर इवन बच्चों को प्लांट्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। एक जेनेरिक सा कॉन्सेप्ट है कि जी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बस इसके बाद अल्लाह हाफिज़ जाएंगे, आगे पता ही नहीं क्रॉप क्या है। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो चलो जी तारफ हो गया। मैं कहता हूँ कि आपने जो फसल उगानी है, आपने उगानी है ना, आपको उसके लिए स्किल। अब अगर आपने मशीनरी यूज़ करनी है, मैं एक फील्ड पे चला गया दोस्त से उनके फार्म पे, उन्होंने कहा जी हमने एक नई टेक्निक लगाई है तुम्हारे पास। अच्छा, वो फील्ड जो है उसके ऊपर वो कल्टीवेशन कर रहे थे, सीडिंग कर रहे थे। ड्राइवर साहब वो मशीन चला रहे हैं
उनके पीछे वो एक मशीन है, वो सीडिंग करने वाली लगी हुई है। अब वो बेड बनाए होते हैं, बेड के ऊपर सीडिंग कर रहे होते हैं, साथ में थोड़ा सा डिप्रेशन है, फिर दूसरा बेड है। अब वो जो ट्रैक्टर चला रहा है वो थोड़ा सा टेढ़ा है और जो राइट साइड वाला सीड है वो गहराई में गिरी जा रहा है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाईजान ये आपका एक सीड पूरा ज़ाया हो रहा है, ये तो कल्टीवेट नहीं हो रहा, इसको ट्रैक्टर को आप 3 इंच इधर कर लें तो ये भी हो जाएगी, लाइन पूरी उग जाएगी। तो उसका जवाब था कि भाईजान मैं ट्रैक्टर दा ड्राइवर हाँ, मैं मशीन चलाने वाला बंदा नहीं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मैं तो ट्रैक्टर चलाना जानता। तो पूरा सीजनल एक्स्ट्रा पता ये हाल है काम सर। सीखना भी नहीं चाहते सर। सर आपने हमने अगर एक ट्रैक्टर चलाना सीख लिया तो ट्रैक्टर ही चलाना है, अगर आप बाकी अगले काम के लिए बंदा एक और नवा लेके आओ तो लेबर भी आपको उस तरह से नहीं मिलती। उसकी वजह ये है ना, ये जो काम थे ना सारे, बेसिकली आप ड्राइविंग करते हैं ना, हर बंदा कर रहा है, करोड़ों लोग ड्राइवर अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं ना, सब लोग एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, आप सीखते हैं बाकायदा, कितना दिन लगाते हैं, फिर उसके बाद रोड पे आते हैं, फिर टेस्ट होता है आपका। हाँ, टेस्ट भी होता है। तो ये जो सारे काम हैं इनके लिए कोई मतलब सिस्टम नहीं होना चाहिए मुल्क के अंदर, और कभी किसी ने नहीं सर सोचा। जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ये जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं लम्स का स्पेशली नाम लूँगा, LSE का नाम लूँगा, कि इनके जब बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो इनको कम से कम ये होता है कि अब इन्होंने MTOs जाके लगना है बड़ी फर्म्स में, तो उसमें जाके ये कुछ ना कुछ इंटर्नशिप टाइप प्रोग्राम्स करते हैं कि जिसमें काम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लगाते हैं कि ये काम सीखते हैं। बट मोस्टली जो हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए कोई सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। सर जी, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनका भी जो आप देखें ना, अगर उनका जो सिलेबस है और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं या जो हमारी एक्चुअली है, उनमें भी ज़मीन आसमान का फासला है ना। बिल्कुल फैक्ट। बात वही है कि मैंने अपना ब्रेन अपनी सूरत हाल के हिसाब से इस्तेमाल ही नहीं किया। मेरे प्रॉब्लम है ना, तो सलूशन मेरा इंडिजिनस होना चाहिए। मुझे सिलेबस अगर इंपोर्ट हुआ मिला है तो वो तो उनका सिलेबस है ना, उन्होंने अक्लमंदी से अपनी सूरत हाल के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया, अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया। मैं यहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो रहा। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कितने लग रहे हैं आजकल? सर जी, जो लगे हुए हैं उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हुआ है। नए कैसे लगाएंगे? आने वाले दिनों में आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग को हमें पूरी दुनिया के साथ compete करने के लिए हमें कुछ ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी, हमारे अपना यंगस्टर्स को बाहर भेज के कुछ ट्रेनिंग लेके आके मतलब इस तरह से प्रोसेस करना पड़ेगा, इसके बगैर तो हल नहीं है सर? सर जी, बात पता है क्या है, एक ना सैडनेस जो है, यास, नाउमीदी की फिजा है, ऐसे ही है। और खाम है, यानी जिसकी कोई सॉलिड बेस नहीं है। यानी कि आप कहते हैं ना कि जी हमें कोई चीज़, कोई चांस नज़र आए तो हमें उम्मीद मिलती है, तो जाहिर है कि नाउमीद होने के लिए भी तो कोई वजह होनी चाहिए ना। यकीन करें कि जितनी नाउमीदी है इसके लिए कोई वजह नहीं है, दिस नो रीज़न। सर उम्मीद देना हमारे ऑडियंस के लिए। यानी अभी सारा जो मुल्क है उसके अंदर इम्कानात ही इम्कानात। वाह सर, बताएं कुछ इम्कानात। सबसे पहले जब आप नाउमीद होते हैं ना जी, अपनी मौजूदा सूरत हाल का सही एनालिसिस नहीं कर सकते, चाहिए जाए कि आप नई चीज़ सोचें। ठीक है, और मैंने अभी कल एक अंदाज़ा लगाया था, किसी जगह पे हम बैठे थे, ऐसी गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे कहा कि जी मैं 55 ईयर्स का हो गया हूँ, तो मेरी 55 साल ज़िंदगी में जो एक सबक मैंने सीखा है, सिर्फ एक, वो ये है कि इंसान के लिए उम्मीद से बड़ी कोई ताकत। और यहाँ इसका उलट है, हर बंदा नाउम्मीद है, लेकिन और ना उम्मीद करने वाले भी बैठे हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपकी लेग पुलिंग पहले करेंगे और ये काम ना करो, ये काम में नुकसान होगा। आप कोई एक वजह बताएं नाउम्मीद होने की, मुझे सेटिस्फाई करें कि मैं इस वजह से नाउम्मीद हूँ। गलत नाउम्मीद है, सब कुछ है यहाँ पे। सिर्फ सबसे पहले ये स्टेट ऑफ माइंड से हम निकलें, ठीक है जी, उसके बाद हम नॉर्मल थिंकिंग शुरू करेंगे। जब नॉर्मल थिंकिंग शुरू करेंगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। सर आपके पाकिस्तान में ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं यहाँ से मिसवाकें बाहर बेच के। मिसवाक क्या होता है? एक दरख्त है, ये सामने आपके लगा हुआ है, इसकी आपने टहनियाँ काटनी है, उसको आपने पैक करना है और उसको आपने बाहर भेज देना है। ठीक है जी। अच्छा, आप पाकिस्तान से अमेरिका जैसे मुल्क में हाथ धोने वाले साबुन जाते हैं, मुंह पे लगाने वाली क्रीमें जाती हैं, यहाँ से पाकिस्तान से यूरोप में अचार जाते हैं। यार लोग काम कर रहे हैं ना। जी कर। अच्छा, वो कोई सुपर ह्यूमन तो नहीं है ना, या वो लोग जो हैं उनके पास कुछ स्पेशल तो नहीं है, सिर्फ ये कि अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने एफर्ट की, लर्न किया और शुरू कर दिया, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी, ग्रो कर रहे हैं ना। और अनगिनत मैदान है ऐसे, सिर्फ आपने अपने वसाइल जो हैं उनको आप देखें, पकड़ें, उनको गौर करें। दो तरीक़ों से हम इजीली बिजनेस कर सकते हैं, दो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और उसको फिर दो क्लासों में हम डिवाइड करते हैं।
एक अपॉर्चुनिटी ये होती है, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे जो चीज़ नहीं बनती और लोगों की ज़रूरत है, मैं वो कहीं से अरेंज करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, ठीक है जी। दूसरा तरीका ये होता है कि जो मेरे पास वसाइल हैं, जो चीज़ें यहाँ पे बंडेंस है, वो जहाँ पे नहीं है मैं वहाँ पे उसको भेज दूँ, ठीक है जी। अब आप देखें कि हमारे पास हर चीज़ बंडेंस है, आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में हर चीज़ बंडेंस है। यानी अभी लोग गंदम से खौफजदा हैं कि आएगी तो की बनेगा। अच्छा, वो गंदम से डरे हुए उन्होंने सब्जियां लगाई तो वो मटर 10 रुपये किलो बिक गया, गोभी 5 रुपये किलो बिक गई, गाजर तो मुफ्त में बिक गई ना। अच्छा, अब भाईजान अगर आप देखें जो कैरेट है, सिर्फ एक उसकी बात करता हूँ मैं, आप उसमें से रेड पिगमेंट निकाल सकते हैं, सुर्ख रंग जो होता है। आपके जितने आर्टिफिशियल ये जो लाल शरबत हैं, इनके अंदर आर्टिफिशियल रंग पड़े होते हैं। वो एक R3 उसको बोलते हैं, एक R40। R3 जनवरी के अंदर FDA ने बैन कर दिया। उन्होंने कहा जी इस पर हमने स्टडी की है। अब आपके पास सिर्फ एक R40 बचा है और एक वो बग होती है, उसको कोचलियन कहते हैं, वो एक छोटा सा एक कीड़ा होता है, वो पीरू में बहुत ज़्यादा होता है, वो उसको खुश्क करते हैं, उसको पीस के रंग बनाते हैं और अरबों डॉलर का वो कीड़ा बेचते हैं, ठीक है। तो वो एक उसकी भी लाल की सर्टिफिकेशन है। एक वो आपके पास होप बची। और ऑर्गेनिक में गाजर जो है उसका जो रंग है उसको आप ड्राई करते हैं, उसका पाउडर जूस का बना लेते हैं, वो एक रंग है। बीट रूट है, उसका जूस निकालते हैं, उसको आप ड्राई कर लेते हैं, वो पिगमेंट रंग है वो। अच्छा, अब ये रंग आप अल्टरनेट के तौर पे यूज़ करें, अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है यार। अब आपने सारी हज़ारों टन गाजर हमने ज़ाया की, सिर्फ जो चीज़ पड़ी है उस पर तफक्कर करें। अब मसला ही नहीं है आपके पास। लेकिन पता है क्या, यहाँ पे लोगों के पास अगर एक काम बंदा कर रहा है, वो सोचना भी नहीं चाहता कि इसका अल्टरनेटिव ये बन सकता है। सर जी क्यों नहीं सोचना हम चाहता? एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, लेकिन अब काम हो रहा है। मेरे ख्याल से जिसके पास कुछ वसाइल हाथ में हैं वो इस काम की तरफ आता सर वसाइल नहीं, अर्ज। ये बात मुझे आप बताएं, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, काफ़ी पुरानी 20-25 साल पुरानी बात है। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते होते थे, शफाक अहमद साहब बड़े मशहूर थिंकर फ़िलासफ़र हमारे पास यूनिवर्सिटी में आए। ये बहुत बड़े लोग इकट्ठे हुए थे, बातें वो बड़ी अच्छी करते हैं, वो सारा महव होकर सुनते रहे। जहाँ जब गुफ्तगू ख़त्म कर दी ना, कहते यार तुम लोग इंजीनियर्स हो तो जाहिर है कि बड़े ज़हीन लोग होते हो, तो मेरा एक मसला बड़े अरसे से फंसा हुआ है, तो मुझे बताओ कि मैं ना, मुझे कोई इसमें शायद तुम्हें क्लू मिल जाए। कहते यार वो गाय है ना, वो धूप में खड़ी होती है, उसको धूप लगती है वो साए में आ जाती है, उसको भूख लगती है वो चारे के पास चली जाती है, प्यास लगती है पानी की। तो फिर क्या फ़र्क है? वो भी सोच रही है, डिसीजन कर रही है, इंसानों में और उसमें क्या फ़र्क है? जब वो डिस्कशन हो रही थी, लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, मेरे दिमाग में ऐसी बात आई, मैंने कहा यार करने में क्या रहा, नौजवान थे हम। मैंने कहा सर वो साए में जा तो सकती है ना, लेकिन साया बना नहीं सकती। इंसान साया बना सकता है। वो बंदा थोड़ी देर खामोश हो गया, फिर उसने क्या ठीक है। अच्छा, अब मैं उसको लेके चलता हूँ। तमाम जो स्पीशीज़ इस दुनिया में हैं उसमें और इंसान में सिर्फ यही फ़र्क है, उन्होंने फॉलो करना है, अवेलेबल दस्तयाब चीज़ों का इस्तेमाल करना है और हमने नई चीज़ सोचनी है। हम दरख्त भी लगा सकते हैं, हम साया भी बना सकते हैं, हम खाना भी क्रिएट कर। और अगर मैं ये नहीं कर रहा तो फिर भाई मेरे में उसमें कोई फ़र्क नहीं। अगर आपकी गाजर ज़ाया हो रही है और आप नहीं सोच रहे कि यार इससे मैं कैसे फ़ायदा उठा सकूं, तो फिर भाई खूंटे के साथ बंद जो जाके। तो सर बताएं 5 लाख रुपए के अंदर काम कौन सा कर सकते हैं आप? तो जी 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी। ना। 2-3 लाख में भी काम, चले सर, आप मैं कहता 2-3 हूँ लाख में भी काम हो जाता है। दोबारा सवाल करता हूँ आपसे, मैं कहता हूँ आप अभी मैं सबसे सस्ता तरीन कारोबार आप कितने से शुरू कर सकते हैं? नहीं सर देखें, कारोबार नहीं, मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लें। एक बंदा लेबर करता मजदूरी, अब एक रेडी वाला है ना, वो रेडी लगा रहा है, वो 20-30 हज़ार का सामान रख लेता है और वो शाम को 2-3 हज़ार अर्न कर लेता है। दिस इज़ नॉट बिजनेस। वो अपनी पूरी दिन की इनपुट उसमें लगा रहा है, उसने अपनी जो मजदूरी है ना उसको थोड़ा सा आप कह लें कि इम्प्रूव कर लिया। अगर वो कहीं और मजदूरी करता तो वो 1500 रुपये दिहाड़ी का मजदूर था, अब उसने 20-30 हज़ार डाल के उसने अपनी मजदूरी को डबल कर लिया। ये बिज़नेस तो नहीं ना, इसको हम क्या, मैं उसको ट्रेड नहीं समझता। मैं कहता हूँ यार ये इसी तरह जो लोग थोड़े पैसे हैं वो आप उसको कारोबार का नाम मत देना। आप कहेंगे जी आपने अपनी जो स्किल है उसको इस्तेमाल करके, थोड़े पैसे इस्तेमाल करके आपने अपने लिए एक आसूदा हाल ज़िंदगी गुजारनी, ठीक है। 20-30-40-50 हज़ार में या 2-3 लाख में हम किसी को सपना नहीं दिखा सकते, ये झूठ है। अगर आप वो लगा देते हैं कि जी 5 लाख में करोड़पति बने, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर कोई बना भी है तो उसको 40 साल लगे होंगे, ठीक है ना। लेकिन
हमारा पहला मसला करोड़पति बनना नहीं होना बिल्कुल चाहिए ठीक, fair। और नहीं होना चाहिए, सही बात। क्योंकि आपकी 60% आबादी जो यूएनओ की गुर्बत की डेफिनेशन है उससे नीचे है। तो पहला मेरा मसला ये होना उसको चाहिए पता कि मैं कम से कम जो महीने का $200 या $150 $50,000 रुपया जो उसकी गुर्बत की लिमिट है मैं उस पे आऊँ। तो मैं कभी नहीं दावा करता कि मैं आपको अमीर कर दूंगा, मैं कहता हूँ भाई खुशहाल हो जाए आप, सबसे पहला टारगेट सबसे ये। तो 30 40 50,000 60,000 लाख 2 लाख पे आप आसूदा हाल हो सकते हैं। उसके लिए आपको स्किलफुल होना पड़ेगा, ठीक है। आप लर्न करें। एक साहब हैं वो सेब बेच रहे थे, सेब जो हैं कुछ उसके पास ठीक पड़े हुए थे, कुछ उसके पास ऐसे थे कि जो उसने ना काट के रखे हुए थे, उसके ऊपर निशान होंगे, दाग होंगे, उसने एक पायल सी बनाई, वो पहली बार मैंने देखा, उसके बाद रुक गया। मैंने कहा यार ये तुमने क्या किया? कहते ये दाग वाले थे, तो मैंने इनको ना दाग निकाल दिए हैं, तो अब ये साफ़ है, ठीक है। उसके ऊपर वो कवर शवर दे के उसने थोड़ी सी उसने एफर्ट की ना, एक स्किल इस्तेमाल की, मुझे अच्छा लगा उसका। मैंने कहा भाई इससे भी इसको ज़्यादा वैल्यू ऐड किया जा सकता है। कहते ये वो कैसे? मैंने कहा भाईजान इनको काट के आप एक मर्तबान में डाल दें, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें, उसमें पानी डाल के उसको ढक दें, तो ये 2 महीने में सेब का सिरका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो है ना 5 गुना वैल्यू एडिशन हो जाएगी। ये जो ख़राब सेब है जो तुम 2 3 4 10 रुपए किलो बेच रहे हो, इसका सिरका बना लो। यानी ये छोटी छोटी बातें हैं ना, आप लर्न करने पे आएँ, लर्न करना चाहें तो अब आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हैं आजकल ना हमारी, क्योंकि वो स्टेट के अंदर हमारी चीज़ें चल रही हैं ना, मिनरल्स की दोबारा बातें चल रही हैं। तो कितना पोटेंशियल है हमारे मुल्क के अंदर। हमने एक 2013 की रिपोर्ट देखी कि 3,780 खरब का सालाना का कोई अगर इस तरह का इनिशिएटिव हो सकता है पाकिस्तान का, जो कि इंसान के पाकिस्तान के कर्जे निकाल करता है। सर जी कर्जखार कौम ने सिर्फ कर्ज़ों का ही सोचना होता है। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल कोट करता हूँ। एक पता नहीं एशियन, ये जो आपकी आसियान, इनकी तो जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उनकी एक मीटिंग थी। उसके अंदर वो जो इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, वो उन्होंने एक बात की। पहले तो उन्होंने कहा जी कि ये गरीब मुल्कों को मतलब वैल्यू ऐड करने नहीं देते और बड़ा तंग करते हैं, लेकिन बहरहाल अगर आप करना शुरू कर दें तो उसके बड़े फ़ायदे। दूसरी बात, उन्होंने अपने मुल्क की एक मिसाल दी। उन्होंने कहा जी कि हम ना 1 से 1.5 अरब डॉलर का क्रोमियम ओर एक्सपोर्ट करते थे। उनके पास बहुत क्रोमियम ओर है इंडोनेशिया के अंदर। क्रोमियम से आपको पता है उस ओर से आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। स्टेनलेस स्टील के लिए वो ज़रूरी होता है, क्रोम उसमें पड़ेगा तो वो बनेगा। उन्होंने कहा जी कि हमारी सरकार ने, हमने फ़ैसला किया कि यार हमने और नहीं बेचना। उन्होंने कहा जी हमने 2019 में बैन कर दिया कि 2020 के बाद और नहीं बेचा जाएगा, प्रोडक्ट बेची जाएगी। ठीक है। कहता जी हमने 2020 में 1.5 अरब डॉलर का क्रोमियम ओर बेचा था। जब हमने बैन किया, लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगाईं, ओर की जगह हमने जो वो स्टेनलेस स्टील पैदा करना शुरू किया। उसकी फ़िगर थी कि 2023 में हमने 20 अरब डॉलर का स्टेनलेस स्टील बेचा, सिर्फ 3 सालों में। और वो कह रहा था जी कि 2025 में हम 25 अरब डॉलर का टारगेट बना के बैठे हैं और हम दुनिया में तीसरे बड़े स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर होंगे सिर्फ 5 सालों में। दिस इज व्हाट प्लानिंग ठीक है। अच्छा, ये है आपकी एक डायरेक्शन। अब आपको मैं अगली बात सुनाता। जब मैंने ये देखा तो मुझे पता है कि मेरे पास क्रोमाइट माइंस हैं, चागी अपना ये इधर मुस्लिम बाग में और बहुत सारी हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास 3-4 बड़ी कंपनी है, वहाँ से वो परचेज़ करती हैं, उनका टेस्ट करती हैं, उनको वो आप सवार कराते हैं उसके ऊपर वैसल पे और उसको आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। जापान को दे देते हैं, आप चाइना को दे देते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं कुछ अर्सा इनके साथ रहा तो मुझे अंदाज़ा है कि ये बहुत ही सस्ते दाम हो जाता है जी। ओके। बहुत सस्ते दामों, और ये जो टनेज में जाता। अब मैंने जब वहाँ जाके उनकी जो वेबसाइट्स थी उनके ऊपर उनकी क्रोमियम ओर की परसेंटेज देखी, उनके पास जो मैक्सिमम परसेंटेज वाला ओर था वो 45 था। ओके। 45% क्रोमियम ऑक्साइड वाला ओर था। हमारे पास 68% तक है। अच्छी क्वालिटी है उसकी। और हम सस्ता दे रहे हैं। अब मुझे बताएं कि हम गरीब हैं? पाकिस्तान गरीब नहीं है। 5 साल में आप रिकॉर्ड चेक कर लें, उसकी वीडियो मैंने अपनी वॉल पे शेयर कर रखी है उस बंदे की जिसने कहा है कि हमने सिर्फ 3 साल के अंदर 1.5 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर पे गए हैं। तो हम क्यों नहीं जा सकते जी? गवर्नमेंट का ही काम है सर, गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट सिर्फ देनी है, काम प्राइवेट सेक्टर करता है। सरकार का काम नहीं है फैक्ट्री चलाना। सरकार का काम सिर्फ होता है हेल्दी एनवायरनमेंट देना। तो हेल्दी एनवायरनमेंट देना तो एक SOP, एक लेटर का काम है ना सर। सर हम इसको खुद क्यों नहीं यूज़ करते? कौन? बजाय हम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं कुछ बनाते? तो भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, एनवायरनमेंट देना। बात यह है कि आप इस वक्त खित्ते में सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं।
सबसे महंगी। तो बिजली के बगैर तो हम नहीं ना मेटलर्जी कर सकते। क्रोमियम तो एक मिसाल है ना, हमारे पास तो वो कॉपर भी पड़ा हुआ है, हमारे पास जिंक है, लेड है। आप हम तो अपने मिनरल्स use में हम लोग क्यों नहीं मतलब कर सकते, मतलब या तो हमारे पास स्किल नहीं है, वही अगेन स्किल की कमी है यहाँ पे। शुरू से शुरू करें। अगर मिनरल्स की बात करते हैं तो हमारे पास माइनिंग की कोई नहीं है, है ही। ठीक है जी। दूसरा जो सरकार के करने वाले काम है ना, कि जो माइन है उसको कैसे लॉफुली हमने एक्सप्लोर करना है, उसका कोई निज़ाम नहीं है। आप यकीन करें, मेरे पास लोग आते हैं, हमारे पास लैब है, टेस्टिंग फैसिलिटी है, हम इसमें वो कंसल्टेंसी भी देते हैं, हम चीज़ें भी बना के देते हैं। पाकिस्तान का पहला कॉपर का एक्सट्रैक्शन प्लांट हमने बनाया, ठीक है जी, कॉपर एक्सट्रैक्ट करके हमने निकाल के। लेकिन बात यह है कि आपके उधर कोई सिस्टम ही नहीं है। एक बंदा है, उसकी जगीर है, उसके अंदर एक माइन है, ठीक है, उस माइन के अंदर अरबों डॉलर का या अरबों रुपए का कॉपर पड़ा हुआ है। अब वो वहाँ से सैंपल लेके आता है, वो मेरे पास आता है, मैं उसको एनालिसिस की रिपोर्ट देता हूँ कि भाई इसमें इतने % कॉपर है, इतना सिस्टम लगेगा, इतना प्लांट लगेगा, अगर तुम चाहो तो इन्वेस्टमेंट हम अरेंज कर देते हैं, तुम्हारी प्रेमिसेस में लगाएंगे और इतना कॉपर निकाल के आधे पैसे तुम्हें दे देंगे, आधे हमने। वो यहाँ से उठता किसी और जगह जाता है, उसको कोई बंदा कान में उसके कह देता कि भाई जी ये भी सोना जे, तो ये काम ना करना, वो तुम लुट के खा जाएंगे तुम। वो बंदा सारी ज़िंदगी भूखा मर जाता है, लेकिन सोना उसकी दूसरी नस्ल भी भूखी मर गई, उसकी तीसरी नस्ल है, आज तक वहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं बन सका कि वो अपना कॉपर निकाल के अपनी ज़िंदगी सुधार हल कर ले। ऐसे ही है। तो सर आपके पास ना कोई किसी फील्ड में कोई काम ही नहीं हुआ, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अच्छा, अगर आप एक्सप्लोर करते हैं, आप यहाँ से जाते हैं, आपको कोई बंदा वहाँ मिलता है, आप उसके साथ कहते हैं जी ठीक है माइन हो गई, एक्सप्लोर कर ली, हम पैसे भी लगा दिए, रास्ता बनाना पड़ता है, वहाँ पे चीज़ें लेके जानी माइन, आप वहाँ से 3 4 5 10 ट्रक ले आते हैं, उसके बाद वो बंदा आपको माल ही नहीं देता, कहता जी मैं नहीं देता आपको, आपने उसकी बेस पे इंडस्ट्री लगा ली। ऐसी बहुत सारी मिसालें, वो पैसे ज़ाया हो जाते हैं। अब लोगों को ट्रस्ट ही नहीं रहा, कोई सिस्टम ही नहीं ना, ये काम सरकार ने करने हैं ना। बिल्कुल ठीक। तो सरकार ने कोई काम ही नहीं किए, यानी उसकी कोई अपनी हैसियत हो कि जी ये जो माइन है इसके ऊपर ये लॉ है और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको ये तहफ़्फ़ुज़ है, तो लोग करेंगे ना यार कम पैसे। देखिए आपके पास लोग इन्वेस्टर्स पैसे लेके घूम रहे हैं सारा दिन, मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, ठीक है। आप देखें ना प्रॉपर्टी है, क्यों लोग उसमें जाते थे, पता था यार ये 4 पैसे इसमें से वापस आ जाएंगे। हाँ, वो जब थे क्राइसिस, अब पैसे है ना लोगों जी, उनको पता नहीं कि क्या करें। जब उनको पता होगा यार ये सरकार इसकी मुहाफ़िज़ है और पीछे कोई कानून है जिस पे अमल दरामद हो रहा है और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा मुझे वापस मिल जाएंगे, तो क्यों नहीं लगाएंगे जी। तो सरकार के बहुत सारे करने के काम है वो जो नहीं करती, इसलिए फिर चीज़ें रुकी हुई। तो सर अब ये बताएं कि पाकिस्तान में अब मैं चाहता हूँ कि नौजवानों के लिए कुछ अब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बताएं जिसमें वो अपने लिए कोई रोज़गार तलाश कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिस फील्ड में जो भी बंदा है जिसको एक लफ्ज़ भी एक फील्ड का आता है उसके अंदर वो पैसे कमा सकता है। हम यहाँ बैठे हैं ना, आप इर्द गिर्द अपनी जितनी भी चीज़ों पे नज़र दौड़ाएंगे ना, यू नेम दैट, ये सारी बाइट से आई हुई है। बिल्कुल ऐसी है, हर चीज़ इम्पोर्ट है। ये जो आपने स्टैंड लगाया हुआ बाहर से मुझे बताएं इसमें क्या चीज़ है। अब मेरे पास 1 महीना 2 महीने कोई बंदा आए, मैं उसको ये ट्रेन करूँगा, वो यहाँ बनाना शुरू कर देगा, तो क्यों नहीं सीखते यार, क्यों नहीं करते इसको, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों नहीं बन सकती। सर 1988 में पाकिस्तान के अंदर हम जो वॉकी टॉकी सेट होते हैं वो बना के तो US आर्मी को देते थे, बट आप कुछ भी नहीं देते। तो अब क्यों नहीं ये बाइक क्यों नहीं हम बना सकते। सही बात भाई सब कुछ हो सकता है, आप उठे ना, आप काम करने के लिए घर से तो निकले ना। इनको रील्स में चाहिए सर अरबपति बन के करोड़पति बन के, बाकी कुछ हमारे हाल ये सारे जिनको फैशनेबली जो लोगों को अमीर दिखाया ना यंग जो सर मेरे ख्याल से लैक ऑफ नॉलेज भी है सर, लैक ऑफ अर्ज इंटरेस्ट भी है। नहीं सर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ना अर्ज नहीं है, अंदर से कोई चीज़ उठे जो बेचैन कर दे मुझे कि भाई मैंने करके सोना। और जितने लोग ये सोच के आते हैं, यकीन करें मैं हैरान होता हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है कि रोज़ाना की बुनियाद पे 10-20 लोग आते हैं किसी ना किसी फील्ड में मशवरा करने। अच्छा मैंने ये आज तक देखा है कि जिस बंदे के पास किसी फील्ड का कोई इल्म नहीं है ना, वो उसमें एक्सेल कर रहा है वो। अच्छा बेसिक नॉलेज भी नहीं होता, लेकिन वो उसके अंदर ईगर होता है ना, वो निकल पड़ता है, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के वो उसको कर रहा होता है। बदले बाहर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यकीन करे बेसिक नॉलेज नहीं होता, मैं उनका नॉलेज देख के हैरान होता हूँ, उनकी हालत देख के हैरान होता हूँ कि यार, लेकिन क्या है कि सिर्फ एक विल है कि हमने करना है और वो कर गुजरते हैं बस। सर जी सिर्फ आपको विल चाहिए। और पहली बात ये है कि जो ये
मायूसी है ना, नाउमीदी है, ये तो ये सर- फेक है, बिल्कुल fair ये फेक है। कोई मायूस होने की एक वजह नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, मुझे मेरे से हमारी डिबेट अपना कर सब- लें, जहाँ मर्जी मेरे से डिबेट कर लें, हमारे पास मायूस होने की कोई अपना वजह। फॉल्ट है सर ये। अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान जैसी किसी मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं। बस आपने फैसला करना है कि ये मायूसी जो है ये फेक है और हमने कुछ करना है, आप करना शुरू कर दें। सर आखिरी में मुझे ये बताएं, जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, जैसे आप मशीन्स बनाते हैं फॉर फूड प्रोसेसिंग And everything. और वैल्यू एडेड मतलब मैं उन्हें लाइटर टोन अक्सर कहता था कि अपने फादर साहब ने सिर्फ मोटापा कम करने की मशीन नहीं बनाते, बाकी हर चीज़ नहीं, की हम वो भी बना सकते हैं वाह, वैसे। वाह, 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 वाह। वो भी बना सकते हैं। तो मुझे दीजिएगा कि जब कोई चीज़ बनाएंगे ऐसी। मेरा पेट निकलता है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा मुझे ये बताएं कि वैल्यू फ्रूट्स के अंदर वैल्यू एडेड हम और क्या क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, मतलब जो वेस्टेज हमारा फ्रूट होता है या वेजिटेबल्स होती हैं उनको हम यूज़ लेके आ सकते हैं। सर जी, अब देखें ना, आप यहाँ से उठें, सिर्फ 500 मीटर के फासले पे आपको कोई ना कोई फास्ट फूड की चेन मिल जाएगी। ऐसे ही चिकन ही नज़र आएगा सर। उस जो चिकन आपने लेना है उसकी जो कोटिंग है उसके अंदर देखें क्या क्या होता है उसमें। आपने पिज़्ज़ा लेना है, उसमें क्या क्या होता है। भाईजान, हैरत की बात है कि आपके जो बर्गर्स हैं, आपके जो पिज़्ज़ाज हैं, उसके ऊपर एक वो हरी मिर्च लगी होती है, इसको हैलोपिनो बोलते हैं, ठीक है। अभी तक वो हैलोपिनो आप एग्रीकल्चर मुल्क है, आपके पास इम्पोर्ट होके आती थी। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या एक मिर्ची है ना यार, 10 पौधे लगा लो, उसको काट के पैक करना सीख लो। क्या आटे काम खराब है? भी हो जाएंगे तो दो तो चल पड़ेंगे यार क्या काम है ये बिल्कुल यार? सही। हैलोपिनो क्यों इम्पोर्ट हो रही है यार? अच्छा, टमाटो पेस्ट इम्पोर्ट हो रही है यार, टमाटर है उसकी पेस्ट बनानी है यार, वो क्यों आती है बाइट से? मुझे बताएं ना यार, ये कोई बात है? गार्लिक सॉस अच्छा, पे आप नहीं अब limit- जो कितना आपका लहसन होता है मुल्क में, लहसन का पाउडर क्यों आता है बाइट से? ड्राई लहसन क्यों आता है बाइट से? ड्राई टमाटो क्यों आता है बाइट से? ये कौन से काम है? 4000 साल पहले इंसान ने चीज़ों को ड्राई सर, मुझे करना लगता है ये सीखा। सारी चीज़ें इसलिए बाहर से आती हैं कि हम लोग आसान काम ढूंढते हैं कि मंगवाओ, लाओ और बेचो, बनाना कुछ नहीं है। सर, जो मंगवाओ और लाओ और बेचो है वाला बंदा है ना, उसके पास उसकी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उसके पास उसकी चेन है। जो वेला बैठा है ना, प्रॉब्लम उसका है, उसको नहीं ब्लेम दे सकते ना। भाई मेरे मुल्क में कोई बना नहीं रहा और मेरी डिमांड है तो क्या करूँगा? डिमांड तो पूरी करूँगा ना। अब मैं मंगाता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं नहीं मंगाता, मैं कुछ इम्पोर्ट नहीं, हम तो लोकल डेवलप जी। लेकिन अगर जो मंगा रहे हैं उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते ना, क्योंकि डिमांड है। आप बना नहीं पा रहे तो वो क्या करेगा? बाइट से भाई आप उठो, आप चीज़ें बनाओ, उसके बाद आप जाओ। अगर आप वो फिर भी आपसे नहीं लेता तो सरकार ने दायरा बनाया हुआ है, वहाँ जाओ, उसको कोई हमने बनाया, वो उस पर टैक्स लगा टैक्स देती लगा है। घर बैठ के ब्लेम नहीं करना, पहले आप कुछ करें, करने के मौके बहुत हैं, उसके बाद और जो करने के लिए आया ना वो करके जाएगा। वो उसने किया। बिल्कुल ठीक। यार मेरे पास ना ऐसी ऐसी मसाले हैं, 100 एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने 1-1 लाख 1.25 लाख रुपए के डिहाइड्रेटर खरीदे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, वो क्या होता है सर? ड्राई करके सारा कुछ जिसमें ड्राई करते हैं प्रोडक्ट को। और अब तो बनाना ये चिप्स वगैरह सारा, जितनी भी चिप्स बन गए, फ्रूट चिप्स हैं, ये इंटरनेशनली, और जो कर रहे हैं आपके लिए बात, वो कर रहे हैं, वो चुप चुपीते कोई साथ का पास बैठा कर रहा है, कोई इधर चुप चुपीते। ये ऑरेंज का आप देख लें, सिट्रस हमारा काफ़ी अच्छे पाकिस्तान में अब लोग हैं जो वाकई एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रॉपर ड्राई। अपॉर्चुनिटीज़ देयर, रॉ मटेरियल फैले हुए हैं, इतना सा इल्म आपने सीखना, हुनर सीखना है और आप काम करने लग जाते हैं। चीज़ों को इंसुलेट, ये सर कुछ काम हमारे करने वाले हैं, कुछ सरकार के करने वाले हैं। बिल्कुल सरकार एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चीज़ें ऐड कर दे, हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग वर्कशॉप्स करवाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो होप तो है। वैसे बहुत बड़ी चेंज तो आई है सोसाइटी, मतलब मैं देखता हूँ अल्लाह के फजल से, अगर आप कहें ना कि सैकड़ों हमने वैल्यू एडिशन की इंडस्ट्रीज़ अब तक छोटी बड़ी लगवाई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लगवाई हैं और भी लग रही हैं, और अब पहले से ज़्यादा रैपिडली लग रही हैं। मैंने पहला सवाल आपसे इसलिए किया था कि कितनी सर लग रही है, तो आपने कहा नहीं, कि इंशाल्लाह बहुत लग रही हैं, बहुत। फूड ये की अच्छी वैल्यू होगा। एडिशन की जो है ना, वो बहुत फैक्ट्रीज लग रही हैं। अभी हम स्कर्दू जा रहे हैं, वहाँ पे 2-3 प्लांट इंस्टॉल करने हैं, लाहौर में, इधर हर जगह पे लग रही हैं। बल्कि हमने इंशाल्लाह ताला हैलोपिनो की आपको बात की है, ये 2-3 साल में इसकी इंपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। हमने लोकल इतनी इंडस्ट्रीज़ की इंट्रोड्यूस करवा दी है, कल्टीवेशन करवा दी है। सर इसका प्रोसेस क्या है वैसे एलोपिनोस सर लगाने का? इसको जब उगती है उसके बाद इसको वॉश करके आपने स्लाइस करना है, स्लाइस करके उसको प्रिजर्व करना होता है ब्राइन में और उसको पैक कर देना। प्रिजर्व किस तरह करेंगे ब्राइन इसको आप? सोल्यूशन होते हैं, वो केमिकल का एक ब्लेंड है, उसके अंदर उसको प्रिजर्व करते हैं, पैक करते हैं, और वो आपको। अभी तक आपके मुताबिक कौन सी ऐसी टॉप अंडररेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर अभी बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन हम फिर भी एज अ पाकिस्तानी, हम नेशन वहाँ? सर जी, हर चीज़ में पोटेंशियल, मैं आपको क्या बताऊं, मैं कहता हूँ मुझे तो कोई भी चीज़ मैं देखता हूँ, मुझे तो अपॉर्चुनिटी नज़र आती ऐसे ही। हाँ। है।
एक कैलकुलेटर होता है ना जो छोटा सा, जो बच्चे जिस पे वो हिसाब करते हैं, ये पठान बेच देते हैं, ये 2-3-400 रुपये का कैलकुलेटर आपको मिल जाता है ना बाजार से। ऐसे ही। अच्छा, अब थोड़ा सा अरसा पीछे जाते थे तो वो रेडियो पे कमेंट्री शमेंट्री से वो भी पठान बेचते होते थे, वो 2-3-400 का एक कैलकुलेटर होता है, वो एक रेडियो होता है। अब एक कैलकुलेटर आप ले लें, एक रेडियो ले लें, उन दोनों को आप मिला लें, देखो मोबाइल फ़ोन बन जाता है, ठीक है ना। अब मोबाइल फ़ोन जो है अब वो 500-500 की दो चीज़ें हज़ार, वो जो है वो 2,500-3 हज़ार का होता है। इस तरह ही आगे चलते हैं आप। एक स्टार्ट किया, कहीं से आपने शुरू किया, जमा होता गया, आप लर्न करते हैं, आप ग्रो कर। वो बात वही है सबसे पहली कि आप उठ जाएं, बस आप उठें कि मैंने कुछ करना है, और फिर थोड़ा सा फैसला करें, चीज़ें देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखें जो डिमांड है। गली से बाहर निकलें ना, महल्ले से पूछें ना आप। यकीन करें, मैं आपको हैरानी की बात बताता हूँ कि आप अभी यहाँ से उठें, पिज़्ज़ा वाले के पास चले जाएं, उसको पूछे यार, उसको आप कहेंगे यार ये ऑरिगेनो जो आप पिज़्ज़े के ऊपर डालते हो ना, मेरे पास है, मैं आपको देना चाहता हूँ। आपके घर तक आएगा वो, कहे यार मुझे दे दो। आप क्या करते हैं, एक कनाल में आप ऑरिगेनो लगा के उसको डिहाइड्रेट कर लें, 2500 रुपये किलो बिक रहा है। मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ की तो हद है, बस और थोड़ी क्या आंखें। वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स कम्पीट कर सकते हैं ये, मतलब ये ऑरिगेनो के अंदर या एलोपिनो के अंदर? क्योंकि इंपोर्ट में लगता है हमें कि इंपोर्टेड चीज़ है तो अच्छी क्वालिटी की होगी। क्यों नहीं कर सकते यार, क्यों, मतलब क्या रुकावट है बाहर के लोगों में और हम में? कोई फ़र्क तो है? मेरे ख्याल से अल्लाह नीयत मियां ने हमारे में नीयत में सर बहुत कुछ भी फ़र्क वो है। नहीं है, कोई मसला किसी फील्ड में कोई नहीं है। मैंने कहा है ना आपको, जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? 2 लाख टन किलो एक्सपोर्ट करते हैं ना, इसी तरह आम हम एक्सपोर्ट करें, वो कैसे कर रहे हैं वो लोग? आम के ऊपर भी बड़ी पाबंदियाँ हैं, उसकी वो गर्म ठंडे की वो करना पड़ता है उसको, फिर उसके ऊपर वो फ्लाइज वगैरह की भी रिपोर्टें देनी पड़ती हैं, तो फिर उसके बावजूद होता ही है ना सर। तो जब ये भी करने लगेंगे आप सीखेंगे। बिल्कुल तो ठीक। पहली बात ये है कि आपने अभी तो डोमेस्टिक ज़रूरत पूरी कर रहे हैं ना, आप डोमेस्टिक में सीख लेंगे, आप लोकल मार्केट में आप जाते हैं, उनको बेचते हैं, आप लर्न करते हैं, आप क्वालिटी बेहतर, उसके बाद एक्सपोर्ट भी हो बिल्कुल जाएगी। सही, बिल्कुल ऐसी है। पहले को अपनी डिमांड तो पूरी करें। शुरू तो करें आप, घर से शुरू करें, 1 लाख रुपए से शुरू कर लें। इन्होंने शुरू नहीं करना सर, इन्होंने लारा लगा होता है इस कॉम को। ये पता है कि अब अमेरिका ने टैरिफ लगाया ना, कहते हैं चाइना सारी इंडस्ट्री ना पाकिस्तान ले आएगा, यहाँ से आके देखना टैरिफ कम, उन्होंने अपने सपने देख लिए काम। खैर जी, पाकिस्तान में चाइना इंडस्ट्री लाया, मज़े की बात आपको बताऊं, आपके कोटलापा इंडस्ट्रियल एरिया में चाइना के 2-3 यूनिट लगे हैं, लगे ऐसे ही है। उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो आधे चाइना से आए हैं। बिल्कुल ऐसी। हमारे लोग उनकी क्वालिटी और उनके मुताबिक काम नहीं कर पाए। ऐसे ही। बट सर उनसे स्किल तो मिल रहा है ना लेबर को आप। सर स्किल मिल रहा है ना, अब आपने वहाँ जाके काम करना है, अगर वो इंडस्ट्री लगाएगा तो उनको स्किल लेबर चाहिए ना, तो आपके बिल्कुल पास कहाँ है? है ही नहीं। स्किल लेबर बनाने का कोई प्रोसेस है वो बता दे मुझे। सर फिर मेरे ख्याल से हमें, क्योंकि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है और चाइनीज ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें जेवीज करने चाहिए उनके साथ कि आगे हमारी लेबर को स्किल दें। क्यों दें सर वो लेबर? मतलब उनको सस्ती चीप लेबर पड़ेगी नहीं सर जी, बात ये है कि लेबर लेस की तरफ जा रही है कौम, ठीक है, दुनिया। एक लफ्ज़ यूज़ होता है डार्क फैक्ट्रीज़ का, वो डार्क फैक्ट्री उसको कहते हैं जिसमें बल्ब नहीं जलता। आपकी फैक्ट्री चल रही है लेकिन उसमें कोई लाइट नहीं है, रोशनी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई इंसान ही नहीं है, सेंसर्स के थ्रू सब रोबोट लगे हुए हैं, उनको रोशनी तो उनकी आ ही नहीं है। उसको आपने बताया यहाँ से उठाना, यहाँ रखना है, वो उसने उठा। पूरी फैक्ट्री में कोई बल्ब नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, और वो हफ्तों चलती रहती है, मटेरियल जाता है अपनी जगह पे लग जाता है, वो छोड़ने वाला ड्राइवर छोड़ के चला जाता है, पैकिंग वाला उठा के ले जाता है, उसको कहते हैं डार्क फैक्ट्री। और ये चाइना ने अभी ये 2-3 महीने पहले वो अनाउंस किया कि हमने ये बना दी। और जब मैंने फिर वो मुझे इंटरेस्ट हुई, मैंने पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो पता चला कि जी जापान वाले जो हैं उनकी एक वो फनूक के नाम से एक प्रोडक्ट है, तो उन्होंने 2005 में वो डार्क कर दी थी। 2005 से उनकी फैक्ट्री जो है इंसानों के बगैर चल रही है। तो सर आप अगर स्किल नहीं सीखेंगे, आप खुद से काम नहीं सीखेंगे, खुद से काम नहीं करेंगे, तो आपको रोबोट रिप्लेस कर देगा। बिल्कुल ठीक। तो फिर काम सीखें ना, और फिर वो वाले काम सीखें। एक तरफ आपको एआई का थ्रेट है, बहुत सारे आपके जो काम है वो एआई उड़ा देगी, उड़ा रही है, बिल्कुल ऐसी। ठीक है। सर्विसेज के काम, डॉक्टर ये जो हो गए सबसे पहले, हर उसके चीज बाद आपको प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद ये वकील हो गए, ये जो वकील के दिमाग में भी नहीं है वो भी उसको पता है कि फ़लाने साल में ये केस हुआ था, नेट से उसने खंगाल लेना। तो ये सारी चीज़ें एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद दूसरी तरफ रोबोट एलिमिनेट कर लेंगे। अब दरमियान में इतना सा रास्ता है, अगर उसके लिए हम अपने आप को तैयार नहीं कर रहे होंगे तब क्या आपका क्या हाल होगा। और ये अब हम 2025 में जब ये बात कर रहे हैं तो अभी भी हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। ऐसे ही। वो जब 20 साल के होंगे उस वक्त दुनिया कहाँ होगी, और वो उनको इंसानों में शुमार किया जाएगा उन लोगों को? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस सवाल के साथ हम
सर गुफ्तगू समाप्त करते हैं। लेकिन जाते थे आपको एक मैसेज इस कौम को जगाने के लिए सर जी मैसेज ये है कि मुझे कोई एक वजह बता दे ना उम्मीद होने की, तो मैं भी फिर आपके साथ शामिल हो जाता। बस जी, ना उम्मीदी एक गुनाह है, ना उम्मीद नहीं होना। मेरे पास 1 लाख वजूहात हैं उम्मीद की। ऐसे ही सर, थैंक यू वेरी मच, हम्बल्ड माय प्लेयर। Closing आपने करके- कुछ लोगों को कुछ ना कुछ गैरत दिलाने की खैर होगी इंशाल्लाह, खैर होगी। इंशाल्लाह। आपने गुफ्तगू सुनी सलीम इब्ने फाजिल साहब की, तो उनकी सारी गुफ्तगू का मकसद, उसमें सब मेन जो क्रस्क है कि ना उम्मीदी एक गुनाह है, ना उम्मीद नहीं होना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस हमें अपने इर्द गिर्द देखना है और अपना दिमाग यूज़ करना है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। और अर्ज पैदा करनी है, कुछ भी करने के लिए स्टेप लेना है पहला, हो सब कुछ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना you very much. फीडबैक जो है हमें कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।